हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में नया लेक्चर WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संघ की क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो जिस प्रकार हमने IMF का या वर्ल्ड बैंक का जो इतिहास देखा था, वैसा ही मिलता जुलता इतिहास किसका है, WTO का भी क्या इतिहास है, उससे मिलता जुलता है। जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1945 में, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, उसी समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर को बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण के लिए एक संस्था की स्थापना पर जोर दिया गया था। यह एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसमें 23 राष्ट्र थे और भारत भी उसके संस्थापक राष्ट्रों में शामिल था। उसका नाम था गेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं GATT, जो कि एब्रीविएशन है इसका पूरा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण के लिए क्या किया गया था, 23 राष्ट्रों द्वारा बनाया गया क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका की नाम है गेट। अब गेट जो है 1948 में बना और इसने काम सफलतापूर्वक 1986 और 87 तक करता रहा है। तो शुरुआत में जो इसे व्यापार जो होता था वो गुड्स का होता था। शुरुआती जो दौर में था 1948 से लेकर 1980 तक का जो दशक था, वहां पर व्यापार काय का होता था, गुड्स का व्यापार ज्यादा होता था, अर्थात वस्तुओं का व्यापार ज्यादा होता था। तो इन वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण के लिए ही क्या किया गया था, गेट बनाया गया था। लेकिन 80 के दशक के बाद सेवा क्षेत्र जो है, सर्विस सेक्टर जो है, वह अस्तित्व में आया। सेवा सेक्टर जब अस्तित्व में आया तो नई नई अवधारणाएं भी अस्तित्व में आई, जैसे पेटेंट कानून आया अस्तित्व में। पेटेंट कानून अर्थात किसी भी वस्तु को कोई क्या कर सकता है, पेटेंट करा सकता है, जिस पर फिर उसी व्यक्ति का क्या रहेगा, अधिकार। यदि उस वस्तु को आपको उपयोग करना है तो जो पेटेंट करता व्यक्ति है उससे क्या लेना पड़ेगी, आपको अनुमति लेना पड़ेगी। तो एक नया दौर आया 1980 में, सर्विस सेक्टर का आया, पेटेंट कानून का आया। और इसमें जो भी विवाद होते थे सर्विस सेक्टर में, व्यापार के क्षेत्र में और पेटेंट कानून में, तो उसके लिए कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अस्तित्व में नहीं थी। जो गेट काम करता था, वो गेट काम सिर्फ काय के संबंध में करता था, वस्तुओं के व्यापार पर ही क्या करता था, वो कंट्रोल करता था। तो इसी स्थिति में उरुग्वे में वार्ता प्रारंभ हुई, उरुग्वे दौर की वार्ता प्रारंभ हुई और उसके 8 दौर चले, उसके 8 साल तक दौर चले। गेट के सदस्य जो थे उनके द्वारा उरुग्वे दौर की 8 साल तक वार्ता चली। और 8वें दौर की जब वार्ता थी, तो 8वें दौर की वार्ता के पश्चात 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर WTO क्या हुआ, अस्तित्व में आया, जिसमें सर्विस सेक्टर से रिलेटेड भी कानून थे और पेटेंट कानून भी थे और गुड्स पर नियंत्रण तो ऑलरेडी वो कर ही रहा था। तो जो नई नई अवधारणाएं व्यापार के क्षेत्र में आ रही थी, उन पर नियंत्रण के लिए फिर क्या हुआ, आपका WTO क्या हुआ, अस्तित्व में आया। वर्तमान में हम बात करें तो WTO में 164 देश है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय है। भारत इसके संस्थापक जो 23 राष्ट्र हुआ करते थे गेट में, जब से इसका क्या है, संस्थापक सदस्य है। तो क्या करता है WTO, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या करता है, नियंत्रण करता है और क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाता है। काय के लिए, व्यापार के लिए, पहली चीज। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो दरें होती हैं व्यापार के क्षेत्र में, वो कम से कम हो, न्यूनतम टैरिफ रहे, इस पर क्या करता है, वह जोर देता है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विकास इस तरीके का हो कि आने वाली पीढ़ी को भी क्या मिले, उसका लाभ मिले। इस तरीके का दोहन नहीं होना चाहिए प्राकृतिक संपदाओं का, कि आने वाली जो पीढ़ी है वह उस वस्तु से क्या हो जाए, वंचित हो जाए। तो विकास इस तरीके से हो
अर्थात पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचाते हुए और वस्तुएं जो है सभी को सुलभ रूप से क्या करवाना, उपलब्ध कराना ही क्या है, एक प्रकार का धारणीय विकास कहलाता है। तो व्यापार को तो बढ़ावा देना ही है, और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, लेकिन रॉ मटेरियल का दोहन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी जो है उससे क्या हो जाए, वंचित हो जाए। अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अर्थात WTO का जो मुख्य उद्देश्य विकास नहीं है, अंतरराष्ट्रीय विकास नहीं है, धारणीय विकास को क्या करता है या बल देता है। और सदस्य राष्ट्रों के मध्य जो एक पक्षीय या बहुपक्षीय समझौते होते हैं उसे क्या करता है, लागू करवाता है। पेटेंट कानून को क्या करता है, लागू करवाता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को क्या करता है, बढ़ावा दे, प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़े इस पर जोर देता है। रोजगार के नए अवसर क्या हो, पैदा हो, इस पर क्या करता है, बल देता है। तो ये WTO के क्या है, कार्य हैं। और भारत की एक बात करें तो WTO में जो 2001 की जो दोहा वार्ता हुई थी, वहां पर सब्सिडी का एक मुद्दा बहुत चर्चा में आया था। सब्सिडी को खत्म करने की बात की जाती है WTO के द्वारा। तो विकासशील देश अपने गरीब नागरिकों को क्या करता है, सब्सिडी प्रदान करता है। जैसे रसोई गैस पे सब्सिडी होती है, केरोसिन पे सब्सिडी होती है, इसके अलावा बीज पे सब्सिडी होती है, यूरिया पे सब्सिडी होती है। तो कई तरह की सब्सिडी विकासशील देश के गरीब किसानों को और गरीब लोगों को क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। तो WTO का जो मुख्य उद्देश्य है, दोहा वार्ता में क्या हुआ था, WTO का मुख्य उद्देश्य था कि विकासशील देश से विकसित देश अपील कर रहे थे कि सब्सिडी को पूर्ण रूप से क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो भारत ने पुरजोर रूप से इसका क्या किया था, विरोध किया था। भारत ने बताया कि दो तरह की सब्सिडी होती है, जैसे समझिए ब्लू बॉक्स सब्सिडी और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, और दूसरी होती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये जो सब्सिडी होती है आपकी, ये जो सब्सिडी होती है डायरेक्ट सब्सिडी होती है, डायरेक्ट सब्सिडी होती है। जैसे रसोई गैस यदि 800 रुपए की तो 500 रुपए में दे दी, 20 रुपए लीटर केरोसिन है तो उसको 10 रुपए में दे दिया, यानी डायरेक्ट उपभोक्ता के क्या है, खाते में जाती है। ऐसी सब्सिडी क्या कहलाती है, डायरेक्ट सब्सिडी। इसी विकासशील देश में दी जाती है। इसी को ही क्या बोलते हैं, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी बोला जाता है। जबकि विकसित देश जो हैं वो इनडायरेक्ट सब्सिडी देते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट सब्सिडी में ऐसा होता है कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं। यदि कृषि का विकास करना हो तो वो क्या करेंगे, नहरों का निर्माण करेंगे, मंडियों का निर्माण करेंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करते हैं। वो इसे सब्सिडी का नाम नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, डेवलपमेंट है, लेकिन उसे इकोनॉमी की भाषा में बोला जाता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। लेकिन वो विकसित देश उसको सब्सिडी नहीं मानते। तो चूंकि विकासशील देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले ही कम होता है और ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो देते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में विकसित देश द्वारा कहा जाता है कि इस सब्सिडी को कम किया जाए। इस सब्सिडी को यदि कम कर देंगे तो एम्बर बॉक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ही नहीं विकासशील देशों में, और उन्हें ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी भी ना मिले, तो ऐसी स्थिति में वहां के किसान क्या हो सकते हैं, बिल्कुल उनकी आर्थिक स्थिति बहुत क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इस बात का भारत ने दोहा समिट में क्या किया था, विरोध किया था कि विकसित देश क्या करें, एम्बर बॉक्स सब्सिडी को क्या करें, खत्म करें। तभी जाकर क्या हो सकता है कि ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी आने वाले समय में क्या कर सकता है, विकासशील देश क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। एक चीज और होती है कि ये जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है इसको पूंजीगत व्यय माना जाता है, और ये कहलाता है गैर पूंजीगत, नॉन कैपिटलिस्ट और कैपिटलिस्ट व्यय, एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय का मतलब एक बार खर्चा करना है। जैसे मान लो किसान ने हार्वेस्टर खरीदा या थ्रेसर खरीदा या ट्रैक्टर खरीदा, तो ये क्या कहलाता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। और गैर पूंजीगत व्यय जो हर साल होते हैं, हर साल होते हैं, यानी मजदूर को देना है, हर साल देना है, बीज हर साल खरीदना है, यूरिया हर साल खरीदना है, और जो दूसरे भी जो खर्च होते हैं जैसे डीजल का खर्च है वो हर साल उसको वहन करना है। तो ऐसे व्यय क्या कहलाते हैं, गैर पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। तो विकासशील देशों द्वारा गैर पूंजीगत व्यय में क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, और पूंजीगत व्यय में कोई ज्यादा सब्सिडी दी ही नहीं जाती है। और जबकि विकसित देश में क्या होता है,
कि पूंजीगत व्यय के लिए, अर्थात हार्वेस्टर खरीदना, ट्रैक्टर खरीदना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वो खुद करके दे ही रहे हैं, उस पर ज़्यादा क्या किया जाता है, सब्सिडी पर जोर दिया जाता है। तो भारत का ये जो कहना है कि भारत जैसे जो अन्य देश हैं अफ्रीका के और एशिया के, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही क्या है, कमजोर है, और यदि वो ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को खत्म कर देंगे तो यहाँ के किसानों की हालत क्या हो जाएगी, अत्यंत दयनीय हो जाएगी। तो ये दोहा समिट में ये मुद्दा चला था सब्सिडी का, और ये सवाल अब कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मुख्य परीक्षा में भी ये परिभाषा आ जाती है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब्सिडी किसका भाग है, जो WTO की दोहा वार्ता से निकला हुआ है कॉन्सेप्ट है। भारत ने उस समय इसका सब्सिडी का क्या किया था, बहुत ज्यादा विरोध किया था। तो WTO एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो इस पर कई तरह के क्या होते हैं, सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।